अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैर से हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कराची बोर्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक, चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, किस बारे में है और क्या इसके अंदर चीज़ें हैं, वो हम आज इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कुछ और चीज़ें कवर करने की। सबसे पहले तो जो वर्ड आ रहा है पीरियोडिक, इसके मीन्स थोड़ा बताना चाहिए कि पीरियोडिक के मीन्स क्या हैं। तो ये जो वर्ड पीरियोडिक है वो निकला है पीरियोडिसिटी से, पीरियोडिसिटी। ठीक है, पीरियोडिसिटी के मीन्स होते हैं रिपीटेशन ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का एक सर्टेन टाइम के बाद दोबारा जाहिर होना, दोबारा उस प्रोसेस का वाक़ होना या किसी भी फिनोमेना का दोबारा जाहिर होना जो है वो पीरियोडिसिटी का। यानी कोई भी चीज़ अगर एक ख़ास सर्टेन टाइम के बाद अपने आप को रीअकर करे, ठीक है, दोबारा अपने आप को जाहिर करे, उस प्रोसेस को हम पीरियोडिसिटी कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि सूरज है, सन है। अब सन जो है वो एवरी 24 आवर्स के बाद जो है वो रीअपेयर होता है। ठीक है, 24 आवर फजर में अपेयर हुआ, ठीक है, पूरा टाइम गुजारा उसने, गुरूब हो गया, मगरिब में क्या हो गया, गुरूब हो गया। अब गुरूब होने के बाद एक सर्टेन टाइम गुजरने के बाद दोबारा देखेंगे कि मशरिक से जो है वो दोबारा जो है वो आपको नमूदार होता नजर आएगा, दोबारा जो है वो सनराइजिंग होगी। तो मैं कहूँगा कि सनराइजिंग का जो प्रोसेस है वो पीरियोडिसिटी में है, या सनराइजिंग के प्रोसेस के अंदर पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी मतलब है दौरियत पाई जाती है, बार बार दोहराने का अमल पाया जाता है। ठीक है, तो सिंपल में कह सकते हैं कि रिपीटेशन ऑफ एनीथिंग आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इज नोन एज पीरियोडिसिटी। बट in our syllabus, in our subject, in our topic, periodicity is concerned with the elements, with the properties of elements। यानी periodicity का ताल्लुक हमारे elements की properties से, यानी यहाँ periodicity से मुराद ये है कि जब elements की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि हम elements के अंदर जो है वो एक रिपीटेशन नजर आता है, रिपीटेशन पाई जाती है। एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज को रीअकर करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है, तो उसके हवाले से ये वर्ड पीरियोडिसिटी कहलाता है, यानी रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर ग्रेजुअल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो बात होगी पीरियोडिसिटी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन बेसिकली जो है वो अरेंजमेंट का नाम है। क्लासिफिकेशन के मीन्स होते हैं अरेंजमेंट, तरतीब देना, तरतीब में लाना, अरेंजमेंट ऑफ एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू देयर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी एलिमेंट्स, यहाँ क्लासिफिकेशन जो है एलिमेंट्स की गई है, वैसे क्लासिफिकेशन किसी भी शोबे में हो सकती है, किसी भी जगह हो सकती है, किसी भी जगह आप क्लासिफाई कर सकते हैं। इवन आपके घर में आपकी मदर जो है वो किचन को अरेंज करती है, तो किचन की जो अरेंजमेंट है वो भी उन्होंने क्या किया है, उसे क्लासिफाई किया है। कैसे क्लासिफाई किया है कि उन्होंने मुख्तलिफ शेल्व्स बनाए हैं, मुख्तलिफ कंपार्टमेंट्स बनाए हैं, मुख्तलिफ जो है उन्होंने ड्रॉर्स रखी हुई हैं, उन ड्रॉर्स के अंदर उन्होंने मुख्तलिफ स्पेसिफिक चीजें जो उन्होंने फिल की हुई। तो ये जो क्लासिफिकेशन का अमल है वो हर कोई करता है, चाहे उसका केमिस्ट्री से ताल्लुक हो या ना हो, साइंस से ताल्लुक हो या ना हो, लेकिन वो क्लासिफिकेशन के प्रोसेस से गुजर रहा होता है। इवन एक आम सा बंदा भी, एक आम सा मोची होता है, एक आम सा कोई भी प्रोफेशन ले लें, वो भी अपनी चीजों को अरेंज करके एक जैसी चीजों को एक जगह रख पाता है, दूसरों से उनको अलग कर पाता है। अच्छा, सारा सिलसिला क्यों है? ये सारा सिलसिला इसलिए ताकि उनको ढूंढना, उनको तलाश करना, उनको फाइंड आउट करना हमारे लिए आसान है। तो यहाँ पर भी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की बात की जाएगी। एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जा रहा है, एलिमेंट्स को उनके सिमिलरिटीज की बुनियाद पर, उनकी प्रॉपर्टीज की खुसूसियात, प्रॉपर्टीज की नेचर की बुनियाद पर हमने क्या किया, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट जगहों में हमने क्या कर दिया, इनको क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, तो ये तो क्लासिफिकेशन की बात। अच्छा, डेफिनेशन मैंने नहीं पढ़ा, सिंपल सी बात है, ये आती भी नहीं एग्जाम में, चांसेस बहुत कम है, लेकिन सिर्फ एज ए जनरल नॉलेज के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, अब मसला ये है कि जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, क्लासिफिकेशन की इब्तिदा हुई और एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाने लगा। ठीक है, जैसे जैसे साइंटिस्ट एलिमेंट्स को डिस्कवर करते जा रहे हैं,
तो उनको इस बात की जरूरत पड़ी कि क्यों ना ये जो एलिमेंट इतने सारे हो चुके हैं, क्यों ना हम इनको अरेंज करें, इनको तरतीब दें, इनको एक खास अरेंजमेंट से रखें ताकि इनको स्टडी करना, इनको पढ़ना, इनके बारे में मालूम करना हमारे लिए आसान हो। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने वालों में नाम आता है वो आता है डॉर्मियर्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, डॉर्मियर्स क्लासिफिकेशन। अच्छा, डॉर्मियर्स क्लासिफिकेशन की बात करें तो डॉर्मियर का जो एरा है वो तकरीबन 1820 ऑलमोस्ट 29 का जमाना है, 1829। ठीक है, तो 1829 में डॉर्मियर ने अपने एक रूल पेश किया जिसको कहते हैं रूल ऑफ ट्राइड। रूल ऑफ ट्राइड, रूल ऑफ ट्राइड। रूल ऑफ ट्राइड क्या था? रूल ऑफ ट्राइड ये था कि इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को अगर हम उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायनामिक्स के लिहाज से अरेंज करें तो हम देखते हैं कि पहले एलिमेंट और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का अगर एवरेज निकाला जाए, उन दोनों एलिमेंट के एटॉमिक का अगर एवरेज निकाला जाए तो वो सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास बनता है। यानी इन्होंने कहा कि तमाम एलिमेंट्स को जब हम अरेंज करते हैं तो तीन एलिमेंट्स के पेयर के सूरत में अरेंज हो सकते हैं, और तीन एलिमेंट्स के पेयर का नाम उन्होंने ट्राइड रखा। और ट्राइड की खास बात क्या है कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का जो अरिथमेटिक मीन होगा या जो एवरेज होगा वो सेंट्रल एलिमेंट का होना चाहिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर फर्ज करते हैं लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। अब लिथियम की बात करें तो लिथियम एटॉमिक मास जो है वो आपका 7 है। ठीक है, इसी तरह पोटेशियम का जो है वो 39। अगर मैं 7 प्लस 39 करूं और ये बनता है 46 और 2 से डिवाइड कर दूं क्योंकि दो एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज में निकाला, तो ये बनता है 23 जो कि सोडियम का एक्चुअल एटॉमिक मास है। तो डॉर्मियर ने क्या कहा? डॉर्मियर ने कहा कि एलिमेंट्स को आप इस तरह अरेंज करेंगे कि पहले और थर्ड एलिमेंट के आने वाले जो एलिमेंट्स हैं उस ट्राइड के अंदर जो फर्स्ट और थर्ड नंबर में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा, जो एवरेज मास होगा, वो सेंट्रल वाले का एलिमेंट का मास होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया। लेकिन ये जो रूल ऑफ ट्राइड था ये शुरू के कुछ ट्राइड्स के लिए तो सही था, उस पर अप्लाई हो रहा था, लेकिन तमाम एलिमेंट्स के ऊपर ये रूल ऑफ ट्राइड अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तमाम एलिमेंट्स को हम इस रूल ऑफ ट्राइड के मुताबिक जो है वो अरेंज नहीं कर सकते, और उसकी वजह ये थी कि जैसे जब आगे बढ़ते हैं, हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, तो आने वाले जो ट्राइड्स हैं उनमें जो एवरेज एटॉमिक मास है वो एग्जैक्ट सेंट्रल एलिमेंट का एटॉमिक मास नहीं पाया जा रहा। यानी जो एवरेज एटॉमिक मास आ रहा है वो कुछ और था, और सेंट्रल एलिमेंट जो एटॉमिक मास रखता है उसका एटॉमिक मास कुछ और था, जिसकी वजह से ये कहा गया कि रूल ऑफ ट्राइड जो है शुरू के एलिमेंट्स के लिए तो सही है, लेकिन तमाम एलिमेंट्स को हम इस रूल ऑफ ट्राइड के मुताबिक अरेंज नहीं कर सकते। इसलिए से क्या कर दिया गया? इसलिए से रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट वाला जो साइंटिस्ट है वो है न्यूलैंड, और उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन दी जिसको न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन कहते हैं। न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इनका जो एरा है वो 1864 का एरा है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव को पेश किया। लॉ ऑफ ऑक्टेव, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, लॉ ऑफ ऑक्टेव के मुताबिक इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को आप इस तरह अरेंज करेंगे कि जैसे जैसे एलिमेंट्स को आप अरेंज करेंगे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में फर्क आएगा। बिल्कुल सही। लेकिन देखा गया कि हर 8वें नंबर में, 8 नंबर में जो एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज जो है वो पिछले गुजरे हुए एलिमेंट जैसी होगी। यानी यहां उन्होंने अपना ऑक्टा कहते हैं 8 को, 8 को। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हर 8वां जब एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायनामिक्स के लिहाज से, तो हर 8वें नंबर पे, हर 8 नंबर में जो एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मास जो है वो फर्स्ट वाले से मैच करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें लिथियम है, बेरिलियम है,
बोरॉन है, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ठीक है, और सोडियम आ गया, मैग्नीशियम आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ठीक है। तो अगर यहां से स्टार्ट करें तो ये एटॉमिक मास जो है वो फॉर एग्जांपल 7 मेरे पास है और इसको हम नंबर 1 मानते हैं। अब इसी तरह अगर बढ़ते जाएं तो अगर और करें तो 1 2 3 4 5, ठीक है, और 6, अच्छा इसमें एक एलिमेंट रह गया, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन, ठीक है, राइट। ओके, 6 आ जाएगा आपके पास ऑक्सीजन, 7 आ जाएगा आपके पास फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद 8वें नंबर पे आप देखें तो सोडियम आ गया, ठीक है। तो अब आप और कीजिए कि लिथियम और सोडियम की बात करें तो लिथियम और सोडियम जो है वो 1 और 8 नंबर से एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, यानी ऑक्टेट रूल के मुताबिक, ऑक्टेट लॉ के मुताबिक लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। ये जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो जब चेक किया गया तो वाकई ऐसा पाया गया कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टी सिमिलर है। कैसे? जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम एक आयनिक बॉन्ड बनाता है, सोडियम एक आयनिक बॉन्ड बनाता है, लिथियम लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम भी मोनोवैलेंट है, सोडियम भी मोनोवैलेंट है, लिथियम भी रिएक्टिव है, सोडियम भी रिएक्टिव मेटल है, वो भी अल्कली मेटल है, ये भी अल्कली मेटल है, ठीक है। इसी तरह और बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं, वो भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बेसिक, वो भी बेसिक है, ये भी बेसिक है। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी इनकी मैच कर रही है। तो इस एतबार से हर 8वें नंबर पे आने वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए और होगी, ये था लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। लेकिन ये उस वक्त फेल हुआ जब हम आगे बढ़ते हैं, और जब हम आगे पहुंचते हैं तो ऑलमोस्ट 20 एलिमेंट के बाद, 20 एलिमेंट के बाद जब आगे बढ़ते हैं तो हमें ये रूल ब्रेक होता दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट है स्कैंडियम। स्कैंडियम जो एक एलिमेंट है, अगर मैं यहां से काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो स्कैंडियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए, क्योंकि दोनों जो है वो 1 8 के लिहाज से आ रहे हैं, 1 और 8 के लिहाज से दोनों एक दूसरे के वो आ रहे हैं। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज कैसे होनी चाहिए, बड़ा सेम होना चाहिए। लेकिन क्या देखा गया कि इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं पाई गई, इनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज्यादा फर्क पाया गया, इनकी प्रॉपर्टीज में तब्दीली पाई गई। तो इसी तरह जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हम देखते हैं कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में 1 और 8 जो एलिमेंट्स आ रहे हैं, पहले के लिहाज से 8वें नंबर जो एलिमेंट आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज में ये बदलाव मुसलसल जो है वो आता जा रहा है। इसलिए इस रूल ऑफ ऑक्टेव को, या लॉ ऑफ ऑक्टेव को रिजेक्ट करने कहा गया है, इसे रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये इसकी बुनियाद क्या थी, किस बुनियाद पर ये बनाया गया था। ये बेसिकली 7 म्यूजिकल नोट्स होती हैं, 7 म्यूजिकल नोट्स होती हैं, उनकी बुनियाद पर बनाया गया था। सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, ठीक है। ये 7 सुर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और 8वां सुर वही सुर होता है जहां से आपने स्टार्ट किया। अगर आप सा से स्टार्ट करेंगे तो देखिए सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, पहले और 8वें नंबर पे क्या आ रहा है, सा, ठीक है। अगर आप रे से स्टार्ट करेंगे तो पहले और 8वें नंबर पे क्या आएगा, रे आएगा। तो जहां से स्टार्ट करेंगे, जिस म्यूजिकल नोट से आप स्टार्ट करेंगे वही म्यूजिकल नोट 8 नंबर पे आएगा, यानी जिस सुर से आप स्टार्ट करेंगे वही सुर 8वां सुर होगा। 7 सुर होते हैं, 8वां सुर भी वैसा होता नहीं है, लेकिन 8वां सुर वही होगा जो पहला है। तो इस बुनियाद पर कहा गया कि इसी तरह एलिमेंट्स को भी जब अरेंज करते हैं तो पहले और 8वें नंबर पे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होना चाहिए और सिमिलर पाई गई। लेकिन ये क्योंकि रूल ऑफ लॉ ऑफ ऑक्टेव शुरू के कुछ एलिमेंट्स के लिए सही था, बाद के लिए सही नहीं था, इसलिए इसे रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास जो है, ओके, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो लॉथर-बेयर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। लॉथर-बेयर्स क्लासिफिकेशन जो है वो 1869 और 1870 के दरमियान की, ठीक है। इन्होंने बेसिकली क्या किया, इन्होंने
बेसिकली जो क्लासिफिकेशन इनकी थी वो ग्राफ बेस्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्होंने एक मशहूर ग्राफ बनाया था जिसका नाम था एटॉमिक वॉल्यूम कर्व, ठीक है, एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। तो इन्होंने क्या मतलब इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि एलिमेंट्स को ग्राफ के थ्रू अरेंज किया। बेसिकली उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी उन्होंने क्या किया, एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास का सहारा लिया और दोनों के दरमियान ग्राफ बनाया। यानी जैसे मिसाल के तौर पर एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास, ठीक है। इसी तरह डेंसिटी वर्सेस एटॉमिक मास, ठीक है। इसी तरह जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी वर्सेस एटॉमिक मास, यानी मुख्तलिफ फिजिकल प्रॉपर्टीज को लोग एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास। तो बहुत सारे इन्होंने ग्राफ बनाए, लेकिन इनका जो मशहूर ग्राफ था वो एटॉमिक वॉल्यूम कर्व था। और एटॉमिक वॉल्यूम कर्व का मैं एक छोटा सा मुख्तसर सा इसका एक ग्राफ जो है वो बना देता हूँ, ठीक है। वैसे तो लंबा चौड़ा ग्राफ है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ कि इन्होंने यहाँ पर उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम दिया हुआ है, ए भी लिख देता हूँ एटॉमिक वॉल्यूम, और यहाँ एटॉमिक मास लिखा है ए आर लिख देता हूँ। यहाँ एटॉमिक मास बढ़ रहे हैं और यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो उन्होंने क्या नोट किया कि ग्राफ जो था वो कुछ इस तरह का मिला। एटॉमिक वॉल्यूम कर्व के बाद ग्राफ जो है वो कुछ ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने जब चेक किया तो लिथियम आ रहा है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इसी तरह बिल्कुल बॉटम में आ रहा है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसआर। तो उन्होंने क्या कहा इस ग्राफ के मुताबिक, उन्होंने कहा कि वो एलिमेंट्स जो प्रॉपर्टीज के लिहाज से सिमिलर होंगे, जो खुसूसियात के लिहाज से सिमिलर होंगे, वो ग्राफ में भी सिमिलर पीक्स पर आ रहे हैं। सिमिलर पीक्स का मतलब है जैसे आप देखें लिथियम आया, अब लिथियम हाईएस्ट एटॉमिक वॉल्यूम रखता है, उसके बाद एटॉमिक वॉल्यूम जो है नीचे डाउन जा रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम एकदम कम हो रहा है। लेकिन फिर दोबारा एटॉमिक वॉल्यूम बढ़ा और मैक्सिमम कौन पहुंचा, सोडियम और लिथियम मैच कर रहे हैं। अच्छा, सोडियम के बाद फिर एटॉमिक वॉल्यूम डाउन होता जा रहा है और फिर दोबारा बढ़ा और पोटेशियम पहुंचा, मैक्सिमम पहुंचा, जो कि पोटेशियम है। पोटेशियम जो है सोडियम और लिथियम से मैच करता है। इसी तरह फिर दोबारा आगे बढ़ते हैं तो एटॉमिक वॉल्यूम फिर दोबारा गिरता है और फिर दोबारा उठता है और रुबिडियम में जाकर अपने हाईएस्ट पीक तक पहुंचता है। तो ये जो हाईएस्ट पीक आ रही है एटॉमिक वॉल्यूम की, वो सिर्फ उन एलिमेंट्स की आ रही है जो एक जैसे हैं, या जो लोएस्ट ब्रॉड मिनिमास आ रहे हैं, जो ब्रॉड मिनिमास का एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो के सेम प्रॉपर्टीज रखते हैं। तो लॉदरमेयर ने कहा कि एलिमेंट्स को जब आप अरेंज करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो एलिमेंट्स जो सिमिलर होंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच करती होंगी, वो ग्राफ में भी सिमिलर हाइट्स पर या सिमिलर पीक्स पर आ रहे होंगे। तो इस तरह उन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई क्लासिफिकेशन का यानी दौर शुरू किया जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, ग्राफिकल क्लासिफिकेशन की कहलाती है, और बहुत अच्छा तरीके का था, बहुत जबरदस्त था। काफी लोगों ने इसको एप्रिशिएट किया। लेकिन इसमें जो मसला था वो ये था कि एक तो ये सिर्फ ये जो ग्राफ है सिर्फ एक फिजिकल प्रॉपर्टीज को कवर कर रहा है ना। यानी हम अगर एटॉमिक साइज के लिहाज से ग्राफ बनाना चाहते हैं तो वो एक ग्राफ बनाना पड़ेगा। एटॉमिक मेल्टिंग पॉइंट के लिहाज से, या बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से, या डेंसिटी के लिहाज से, या स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिहाज से, या और दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनकी बुनियाद पर अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये डिफरेंट ग्राफ बनेंगे और ग्राफ की एक बहुत बड़ी फाइल्स बन जाएगी जो कि हमारे लिए मुश्किल होगा उसको स्टडी करना, उनको आपस में कोरिलेट करना, कोऑर्डिनेट करना हमारे लिए एक थोड़ा सा मुश्किल, अनकन्वीनियंट होगा, हमारे लिए अनकन्वीनियंट होगा। इसलिए कहा गया कि तरीका तो अच्छा है लेकिन इसमें हमें और बेहतरी की जरूरत है। एक तो ये इसमें खामी थी। दूसरी खामी ये थी कि इस लॉदरमेयर ने तमाम जो ग्राफ बनाए वो सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे बनाए। इनका कोई एक सिंगल ग्राफ ऐसा नहीं है जो केमिकल प्रॉपर्टीज को रिलेट करता हो या केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। इन सारा इनका जो काम था, सारी जो वर्किंग थी, वो सब की सब जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में किसी किस्म का कोई ग्राफ मौजूद नहीं था। इसलिए कहा गया कि ये अच्छा तो बहुत है लेकिन ये
तृष्णगी जो है ना, थर्स्ट जो है साइंटिस्ट की या किसी क्लासिफिकेशन करने वाले की जो प्यास है उसको ये नहीं बुझा सकता, इसलिए कहा गया कि इसको बाहर फिलहाल जब तक नहीं है कोई नहीं क्लासिफिकेशन इसको पर यूज करते हैं, लेकिन इसको बाद में रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की डिटेल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाद आने वाला जो टॉपिक है मेंडलीव क्लासिफिकेशन उस पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेंडलीव्स के एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अगर कोई बात समझ में ना आई हो, कोई चीज़ बात आपके रहती हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन के अंदर बात कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है व्हाट्सएप पे भी मुझसे जो आप रब्ता कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर स्टूडेंट्स।